तो विश्व इतिहास में कहाँ तक हो गया था? मैंने आप लोगों को प्रबोधन के टॉपिक को आज हमने प्रारंभ करना है। प्रबोधन, यूरोप में 15वीं सदी में दो घटनाएं हुई और दो महत्वपूर्ण घटनाएं। पहली थी पुनर्जागरण और दूसरी इसी के समानांतर थी धर्म सुधार आंदोलन। और तीसरी क्या चीज थी? आंदोलन। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना घटी भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें। इन तीन घटनाओं ने प्रबोधन को जन्म दे दिया। इन तीन घटनाओं ने प्रबोधन, ये घटना है 18वीं शताब्दी की। हुआ क्या, 18वीं सदी में यूरोप में बड़े बड़े थिंकर्स आकर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने मानवतावाद की चर्चाएं करना शुरू कर दिया। मानवतावाद, आशावाद, प्राकृतिकवाद या नैसर्गिकवाद, या मानवतावाद, आशावाद, प्राकृतिकवाद, नैसर्गिकवाद, तर्कवाद। ठीक है, तो प्रबोधन की घटना है बहुत सारे थिंकर्स की घटना। कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर यूरोप में आग ला करके क्रांति खड़ी कर दी और इस प्रबोधन की घटना का संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस प्रबोधन काल के उपरांत ही संपूर्ण विश्व में क्रांतियाँ होना प्रारंभ हो जाती हैं। अमेरिका की क्रांति प्रबोधन से ही प्रेरित थी। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, तो जितनी भी क्रांति थी, रशियन क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ थी, प्रबोधन के काल का उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो हेडिंग आपने डाली थी प्रबोधन। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें लिखते हैं फिर समझते हैं। लिखिए, प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है, प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है जागृति। प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है जागृति। अब एक ऐसी जागृति है, विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली जागृति, है ना। लोग विज्ञानवाद, तर्कवाद, इन सब की चर्चाएं करना शुरू कर दिए। प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है जागृति। विश्व इतिहास में प्रबोधन का तात्पर्य 17वीं सदी के दौरान, विश्व इतिहास में प्रबोधन का तात्पर्य 17वीं सदी के दौरान विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आने वाली, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आने वाली विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली जागृति से है, जागृति से है। 17वीं सदी का अंत था और 18वीं सदी का प्रारंभ था। ठीक है, तो कहीं कहीं पर बुक्स में आपको 18वीं सदी भी मिल जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घटना वैसे देखा जाए तो शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, 15वीं सदी से ही। यहीं से ही तर्कवाद ने ही, लेकिन पुनर्जागरण कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, प्रबोधन कुछ अलग है, अभी चर्चा अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो शुरुआत तो इसकी यहीं से हो जाती है, जन्म यहीं से हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बल प्रदान होता है इसका 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के अंत में। तो लिखिए, 17वीं सदी में वैज्ञानिक खोजों तथा तर्कवाद पर आधारित विचारधारा ने, 17वीं सदी में वैज्ञानिक खोजों तथा तर्कवाद पर आधारित विचारधारा ने ईश्वर, मानव सृष्टि तथा विश्व संबंधी विचारों को ध्वस्त कर दिया,
मानव सृष्टि एवं विश्व संबंधी विचारों को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप एक नए विश्व का जन्म हुआ। इसके परिणाम स्वरूप एक नए विश्व का जन्म हुआ जो तर्कवादी, नए विश्व का जन्म हुआ जो तर्कवादी, यांत्रिक दृष्टि से परिपूर्ण, जो तर्कवादी यांत्रिक दृष्टि से परिपूर्ण, परिपूर्ण था। 18वीं सदी के यूरोप में प्रगतिशील विचारों का उदय, 18वीं सदी के यूरोप में प्रगतिशील विचारों का उदय जो उस काल के परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी थे, जो उस काल के परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी थे, जो उस काल के परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी थे, ये विचार विभिन्न चिंतक, विचारक की ओर से प्रस्तुत हुए। ये विचार विभिन्न चिंतक विचारक की ओर से प्रस्तुत हुए, जैसे रूसो, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट, रूसो, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट इत्यादि। अब ये क्या थे? ये सिद्धांत कौन कौन से थे? ये सिद्धांत कुछ ऐसे थे। मानववाद की चर्चा होनी शुरू हो गई। मानववाद, आशावाद की चर्चा होनी शुरू हो गई। प्राकृतिकवाद, नैसर्गिक, इसकी चर्चा, तर्कवाद, इन सब की चर्चाएं होना शुरू हुई। ठीक है, तो लिखिए प्रबोधन के इन विचारों में मानववाद, तर्कवाद, आशावाद, प्रगतिवाद जैसे प्रगतिशील दृष्टिकोणों का समन्वय है। इस प्रकार प्रबोधन के चिंतन का विकास को पुनर्जागरण ने ही विज्ञान के भावी विकास में व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमिका तैयार कर दी। व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमिका तैयार कर दी। धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोपीय जनमानस में तर्क तथा बुद्धि को जगाने का कार्य किया।
धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोपीय जनमानस में तर्क तथा बुद्धि को जगाने का कार्य किया। तर्क तथा बुद्धि को जगाने का प्रयास किया। सबसे पहली हेडिंग लिखिए मानववाद। अब मानववाद क्या है, आशावाद क्या है, 4-4, 5-5 पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा आपको। सबसे पहले हेडिंग मानववाद लिखिए। इन विचारों का पहला विशेष पक्ष था मानववाद। इन विचारों का पहला विशेष पक्ष था मानववाद। मानववाद जो मानव के प्रति एक सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टि का परिचायक था। जो मानव के प्रति सकारात्मक एवं संवेदनशील दृष्टि का परिचायक था। मानव जीवन मानव के प्रति एक सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टि का परिचायक था। नंबर इसी में अगला पॉइंट, 18वीं सदी के चिंतक में 18वीं सदी के चिंतन में मानव केंद्र बिंदु के रूप में था। 18वीं सदी के चिंतन में मानव केंद्र बिंदु के रूप में था और मानव जीवन को सुखमयी बनाने पर बल था। मानव जीवन को सुखमयी बनाने में बल था। मानव जीवन के सुखमयी बनाने में बल था। इसके अंतर्गत मानव के अधिकार। अब मानव का जीवन सुखमयी कैसे बनेगा? सबसे पहले उसके अधिकार उसे मिले। इसके अंतर्गत मानव के अधिकार, मानव की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार, मानव की स्वतंत्रता, मानव की प्रतिष्ठा और गरिमा। इसके अंतर्गत मानव के अधिकार, मानव की स्वतंत्रता, मानव की प्रतिष्ठा और गरिमा और मानव कल्याण पर बल था। और मानव कल्याण पर बल था। अब मानव को परेशान कौन कर रहा था? बहुत सारी संस्थाएं थी, चर्च बना हुआ था, है ना, कैथोलिक चर्च, उसके द्वारा अंकुश लगाए जा रहे थे। तो ऐसी संस्थाओं को नकार दिया गया जो मानव की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को छीनते हों। प्रबोधन ने यह काम किया, प्रबोधक के चिंतकों ने यह काम किया। अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत उन सभी विचारों और संस्थानों को नकार दिया गया जो मानव पर अंकुश लगाते थे। इसके अंतर्गत उन सभी विचारों और संस्थानों को नकार दिया गया, सभी विचारों और संस्थानों को नकार दिया गया जो मानव पर अंकुश लगाते थे और मानव प्रगति में बाधा के रूप में थे। और मानव प्रगति में बाधा के रूप में थे। जैसे निरंकुशवादी राजतंत्र, जैसे निरंकुशवादी राजतंत्र, चर्च, निरंकुशवादी राजतंत्र, चर्च इत्यादि। नंबर 2, तर्कवाद। अगला विचार है प्रबोधन का तर्कवाद। यह भी प्रबोधन में बहुत बड़े स्तर पे कार्य किया। तर्कवाद। अब तर्कवाद क्या है? तर्कवाद ये कहता है कि मानव के जीवन को सुखमय बनाना है तो इसमें बुद्धि और विवेक का काम लेना पड़ेगा। धर्म जो है, धर्म क्या है? धर्म एक आस्था और भावनाओं में बहकर कार्य करता है। तर्क चीज़ों को देखता है, जब तक उस चीज़ को नहीं देखता तब तक नहीं मानता है। ठीक है। अब जैसे कि यही होता है ना कि ये काम करोगे तो ये काम अच्छा है और आगे जा कर के परलोक में तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, है ना।
अब मान लो बहुत सारे इथिक, अब इसी में इथिक्स आकर के जुड़ जाती है, आगे मैं अभी इथिक्स इसी के साथ जोड़ूंगा क्योंकि रूसो कांट के कुछ थिंकर्स मुझे पढ़ाने हैं जो इथिक्स से जुड़ाव रखते हैं। ठीक है, लिखिए तर्कवादी विचारधारा, लिखिए इन विचारों का प्रबोधन के विचारों का दूसरा प्रमुख पक्ष तर्कवाद था। प्रबोधन के विचारों का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष तर्कवाद था। तर्कवाद बुद्धि और विवेक, तर्कवाद बुद्धि और विवेक, तर्कवाद बुद्धि और विवेक के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को, तर्कवाद बुद्धि और विवेक से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को तर्कवाद बुद्धि और विवेक से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न था, सुलझाने का प्रयत्न था। नेक्स्ट प्रगतिवाद, प्रकृतिवाद, 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 प्रकृतिवाद क्या है? अलौकिक को नकार देना। अलौकिक मतलब ऐसी सत्ता जिसको हमने देखा नहीं है, उसको नकार करके हमने चर्चा कर दी प्रकृति की, जो प्रकृति हम देख रहे हैं। नैसर्गिकवाद, जल हमें दिखाई दे रहा है जो हमारी प्यास मिटा रहा है, हम उसको मान रहे हैं, है ना। वायु जिससे हम सांस ले रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, यही इसी को हमने प्राण, इसी को ही हमने ईश्वर का रूप दे दिया। प्रकृति ने ही ब्रह्मांड का, सूर्य जो हमें ऊष्मा दे रहा है, हमें प्रकृति, उसको हमने मान लिया। तो यहाँ पे प्रकृतिवाद है, ना कि अलौकिकवाद। प्रबोधन के विचारकों ने अलौकिकवाद को यानी अलौकिक सत्ता को नकारने का काम कर दिया कि ऐसी कोई अलौकिक सत्ता नहीं जो हमें ऊपर से कंट्रोल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रकृतिवाद के अंतर्गत अलौकिक के स्थान पर प्राकृतिक या नैसर्गिक को महत्व दिया गया। इसके अंतर्गत अलौकिक के स्थान पर प्राकृतिक या नैसर्गिक को महत्व दिया गया। अलौकिक के स्थान पर प्राकृतिक या नैसर्गिक को महत्व दिया गया और धर्मशास्त्र के स्थान पर और धर्मशास्त्र के स्थान पर विज्ञान को महत्व दिया, विज्ञान को महत्व दिया। तो हम बहुत सारे काम इसलिए करते हैं ताकि अगले जन्म में हमें अच्छा कुछ मिल जाए। पुनर्जन्म की बात यही है ना कि अगले जन्म में, और यदि अभी हमारे साथ कुछ घट रहा हो गलत तो हम ये कहते हैं कि पिछले जन्म में पाप किए होंगे। तो प्रबोधन के विचारकों ने कहा कि पिछला जन्म छोड़ो, पहले इसी को भोगो। ये उन्होंने कहा परलोक नहीं, इलोक की चर्चा करेंगे। यहाँ पे सुख मिलना चाहिए, आगे हम देख लेंगे जो होना होगा, तब की तब है, अब की अब होनी चाहिए। तो इन्होंने परलोक को, चूँकि धर्म यही कह रहा था, धर्मशास्त्र यही कह रहे थे, चर्च यही आडंबर फैला रहा था। पैसे ईंट किसके लिए रूप से नाम से रहा था? परलोक के नाम से। यदि आपको दान नहीं करेंगे तो आपका परलोक खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये सब बंद करो, जो प्रकृति दिख रही है वही प्रकृति ईश्वर है। इसी को ही सर्वमान सत्य के रूप में स्वीकार किया प्रबोधन के विचारकों ने। नेक्स्ट इसी में आगे लिखे इन विचारों में यह प्रस्तुत हुआ कि समस्त सृष्टि नैसर्गिक विधि से संचालित, समस्त सृष्टि नैसर्गिक विधि से संचालित और नियंत्रित होती है। इन विचारों से यह प्रस्तुत हुआ कि समस्त सृष्टि नैसर्गिक विधि से संचालित और नियंत्रित होती है। संचालित होती है
और इस नैसर्गिक विधि को तर्क और बुद्धि के माध्यम से समझा जा सकता है। और इस नैसर्गिक विधि को तर्क और बुद्धि के माध्यम से समझा जा सकता है। अर्थात प्रकृति का संचालन दैवीय नियमों से नहीं, अर्थात प्रकृति का संचालन दैवीय नियमों से नहीं, प्रकृति का संचालन दैवीय नियमों से नहीं बल्कि निरंतरता के सिद्धांत से होता है, बल्कि निरंतरता के सिद्धांत से होता है, निरंतरता के सिद्धांत से होता है। नेक्स्ट, आशावाद। आशावाद तो इस दौरान जितने भी पुनर्प्रबोधन के विचारक थे, उन्होंने जो भी अपना इतिहास, जो भी लेखन कार्य किया, उसमें उन्होंने क्या किया, विचारकों ने आशावाद के पुट को छोड़कर रखा। आशावाद का मतलब क्या है, कोई बताए मुझे, आशावाद का मतलब क्या है? अभी जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी आशावादी हैं। आशावाद क्या है? आशावाद ये कहता है कि व्यक्ति में यदि कमियां हैं तो उन्हें सुधारा भी जा सकता है। यदि आप अज्ञानी हो तो आप ज्ञानी भी बन सकते हो। ये क्या है? सिर्फ आशावाद है ना। आप में यदि कोई बुराई है तो उस बुराई को दूर कर देंगे तो आप, यही है आशावाद और कुछ नहीं। इसी काम को प्रबोधन के विचारकों ने कहा। चर्च ने क्या कहा? चर्च ने इस चीज़ को नकार दिया, सब ईश्वर की देन है, ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर ने आपके भाव को बनाकर भेजा है। आपका क्या है? एक है भाग्यवादी नज़रिया कि मेरे हाथों पे जो लिखा है वही हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसे में तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते ना। लेकिन आशावादी विचारकों ने कहा कि सब आपके हाथ में है, आप अपना व्यक्तित्व तो बदल सकते हो, है ना। लिखिए, इसके अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत हुआ, इसके अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत हुआ कि मानव अपने त्रुटियों में सुधार ला सकता है। इसके अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत हुआ कि मानव अपने त्रुटियों में सुधार ला सकता है। अब जैसे आप लोग हैं, कभी फंस जाएं, घर वालों को कुंडली दिखा दें किसी साधु को, किसी महात्मा को, और कहीं धोखे से आप भी पहुंच जाएं तो बोले कि अरे जल्दी बताइए हाथ में क्या लिखा है, और कहीं धोखे से साधु एक शब्द बोल दे कि आपके हाथ में राजयोग नहीं है, तो आपका सारा ख़त्म, कहानी यहीं से एंड। उसने क्या किया? पूरे नज़रिए को ही बदल दिया। बोले सरकारी सर्विस तो है ही नहीं आपके बच्चे के हाथ में। अब उसको कहाँ लिखा रहता सरकारी सर्विस क्या है क्या नहीं है, कुछ उसने मारा तो पूरा का पूरा आपका झम कर दिया। घर वालों ने कहा पढ़ लो जितना पढ़ना हो, सरकारी सर्विस तो है ही नहीं, राजयोग नहीं है। और कुछ लोग इसी बात को लेकर उफलाते रहते हैं कि उनके कुंडली में राजयोग लिखा है, पता चला क्या कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये सब क्या है? ये नज़रिया आशावाद के विपरीत है, ठीक है। आशावाद इन सब चीज़ों को नकारता है। लिखिए, इसके अंतर्गत यह विस्तार प्रस्तुत हुआ कि मनुष्य अपने त्रुटियों को सुधार ला सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो यानी सब कुछ किसके हाथ में है? अपने ही हाथ में, हमारे ही हाथ में। कोई एक व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करके आपको बोल दे, देखो होता कुछ नहीं, सिर्फ हार्मोनल चेंज होते हैं आपके बॉडी में। यदि मैं आपके ऊपर बहुत आशा व्यतीत कर दूं कि नहीं आप परेशान मत हो, आपका हो ही जाएगा, तो आपके अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको डेली डिमोटिवेट करके चला जाऊं, निराश करके चला जाऊं, तो क्या होगा? आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ आशावादी है जो आपको कहीं से कहां तक पहुंचा सकता है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाए, या फिर कोई रोज़ आपकी फीट थपथपाना शुरू कर दे, तो आप तो बहुत फास्ट भागोगे, बहुत तेज़ भागोगे, आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक फीट थपथपाने वाला चाहिए और कुछ नहीं। और यदि कोई आकर के डेली आपको 4 तबाच मारे, चाहे 4 घंटे पड़ गया, वो क्या काम करेगा? एक मजदूर जो एक
कितना मिलता है मजदूर को? 300 रुपये मिलता है एक दिन का, 8 घंटे मेहनत करता है। मालिक जो होता है कुर्सी पे बैठा रहता है, उसको कितना मिलता है ना? लाखों कमाता है। लेकिन उस मजदूर के पीठ में यदि हाथ फेर दे मालिक, ये कह दे कि यार बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छा काम तुमने किया, कल दुगने रफ्तार से करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा प्रिय होती है। ये आशावादी दृष्टिकोण सबके पास होता है। उसे लगता है आज मालिक ने कहा, कल के दिन कोई त्रुटि ना निकाल दे। तो आशावादी दृष्टिकोण यदि आपको दिया जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। यदि कोई धोखे से आपसे बोल दे यार इसमें जो है ना पूरे अधिकारी के गुण दिखाई देते हैं, हो चाहे ना हो, लेकिन वो बन गया, उसको 2-4 लोग टोंक दें कहीं पे रास्ते में जाते, यार ये है, किसी मुद्दे को सुलझा सकता है, तो क्या हुआ, अचानक से उसके पूरे हार्मोनल चेंज। और ये अच्छा खासा अधिकारी हो, बोले तुम्हें अधिकारी बना किसने दिया? लालू यादव थे तो उनके पास यदि कोई अधिकारी जाता था तो बोलते थे तुमको बनाया किसने? समझो इतनी बुरी बेइज्जती होती थी। अच्छा खासा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रॉस करके आए हैं, 3 साल पढ़ाई की है, फिर इंटरव्यू दिया, फिर कहीं जाके हुआ, अब उसको आप बोल रहे हो इसको बनाया किसने? ऑटोमेटिक पूरा डिमोटिवेटेड बेचारा बंदा। किसके सामने डिमोटिवेटेड? जो जूनियर्स खड़े हैं उनके आगे गाली दे दी आपने, है ना? और किसी कांस्टेबल, यार तुम्हारे थे, तुम ये कांस्टेबल कैसे बन गए? तुमने एग्जाम नहीं दिया था क्या यूपीएससी का? रातों रात वो खुश कि अरे दिया होता तो आज जो है कुछ और होता। तो ये सिर्फ आशावादी दृष्टिकोण, ये काम किया प्रबोधन के चिंतकों ने, भर दिया ऊर्जा उस समाज के लोगों में कि आप खुद अपने निर्माता हो सकते हो। क्रांतियाँ होनी चालू हो गई सिर्फ एक विचार से। जो सत्ताएं राजतंत्र व्यवस्था में थी लोकतंत्र में तब्दील हो गई रातों रात। जो सत्ताएं गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी रातों रात आज़ाद होकर के खड़ी हो गई। प्रबोधन के चिंतकों का इतना बड़ा योगदान है। तो समझ लीजिए यदि कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला, ये काम किया यूरोप में, और वो यूरोप में ही नहीं सीमित रहा, इसका प्रसार हुआ, अमेरिका तक प्रसार हुआ, भारत तक प्रसार हुआ। भारत भी प्रबोधन के काल के स्वरूप में आया। जब भारत ने देखा कि जापान जैसा छोटा सा देश, पहले क्या था, पहले था कि ये ब्रिटिशर्स जो है अविजयी है, इनको कोई जीत नहीं सकता। अफगानिस्तान में जब ब्रिटिश पराजित हुए, रसिया को पराजित किया जापान ने, तब ये लगने लगा कि अरे ये तो पराजित किए जा सकते हैं श्वेत नस्ल के लोग। और छोटी सी उस चिंगारी ने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। समझ रहे हैं? तो बस आप जो है एक बार पीटी क्वालिफाई कर जाओ, इसके बाद आपके ब्रेन का जो डिजाइन है मनोवैज्ञानिक है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया बहुत बड़ा चेंज, सिर्फ मनोविज्ञान आपका चेंज हो गया। अभी आपका मनोविज्ञान दबा कुचला है, आपको लग रहा है कि बड़ा कठिन यात्रा है, बहुत कुछ है। एक बार थोड़ा सा आकर के आपके साथ कुछ भी हो जाए, बूस्टअप हो जाए, रातों रात आपके दिमाग का चेंज, पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। तो ये काम किया, पूरे सिनेरियो को बदलने का काम किया प्रबोधन के चिंतकों ने उस काल में। ठीक है, चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। अभी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। आशावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत, आशावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत तर्क और बुद्धि के माध्यम को, अब देखो यहाँ पे तर्क और बुद्धि जरूरी है। मान लो आपको आशावादी दृष्टिकोण है कि मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊंगा। अब आपने तर्क और बुद्धि नहीं लगाई, आपने सिलेबस नहीं देखा, बस डेली बैठ गए और बैठ करके बस धूनी रमा दी, अरे मैं तो अधिकारी 1 साल बाद देखो कहाँ बैठा हूँ। ना सिलेबस देखा, ना पढ़ने के लिए उसके लिए जो जतन करना चाहिए, जो कुछ नहीं किया, बस डेली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी रूढ़वादिता इंटर की, वही भाग्यवादी नज़रिया। आशावाद भी है लेकिन साथ में भाग्यवाद है। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप तर्कवाद को इंटर कर लें, तर्कशीलता, ऐसे कैसे बन जाएंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो करना शुरू कर दें, काम हो जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी इस पे, इतिहास पे बहुत सारे अभी प्रबोधन के विचारकों का ये क्रिटिसिज्म भी है, आगे चल के लिखिए, आगे कंटिन्यू कीजिए। आशावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत तर्क और बुद्धि के माध्यम को महत्वपूर्ण माना गया, नैसर्गिक विधि के समझ को भी महत्वपूर्ण माना गया। आशावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत, आशावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत तर्क और बुद्धि के माध्यम को महत्वपूर्ण माना गया, नैसर्गिक विधि के समझ को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक, तो ये रहा आशावाद। नेक्स्ट आगे पॉइंट लिखे, प्रबोधन युग के विचारों की अभिव्यक्ति, प्रबोधन युग के विचारों की अभिव्यक्ति सुधारवादी दृष्टिकोण में भी हुई। प्रबोधन युग के विचारों की अभिव्यक्ति सुधारवादी दृष्टिकोण में भी हुई। सुधार हुए बहुत सारे इस टाइम पे। क्या क्या सुधार हुए? समाज सुधार हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ,
समाज सुधार रूसो जैसा चिंतक आकर के समाज सुधार का कार्य करके गया। एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया, बोला कि मार्केट में किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, पूरी इकोनॉमिक्स खुली होनी चाहिए, मांग और पूर्ति बाजार की शक्तियों द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था नियंत्रित होनी चाहिए। ये क्या है? आर्थिक सुधार, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हो गया। ठीक है, लिखिए इसमें कौन कौन से सुधारवादी दृष्टिकोण है। नंबर 1, रूसो के विचार समाज सुधार के परिचायक थे। रूसो के विचार समाज सुधार के परिचायक थे। नंबर 2, एडम स्मिथ के विचार अर्थव्यवस्था में सुधार के परिचायक थे। एडम स्मिथ के विचार अर्थव्यवस्था में सुधार के परिचायक थे। नंबर 3, कांट, इमैनुअल कांट के विचार नैतिकता में सुधार के परिचायक थे। इमैनुअल कांट के विचार नैतिकता में सुधार के परिचायक थे। वाल्टेयर के विचार धर्म में सुधार के परिचायक थे। वाल्टेयर के विचार धर्म में सुधार के परिचायक थे। वाल्टेयर के विचार धर्म में सुधार के परिचायक थे। जॉन लॉक के विचार, नेक्स्ट, जॉन लॉक के विचार राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के परिचायक थे। जॉन लॉक के विचार राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के परिचायक थे। नेक्स्ट, बेंथम के विचार, जेरेमी बेंथम के विचार विधि में सुधार के परिचायक थे। विधि में सुधार के परिचायक थे। बेंथम के विचार विधि में सुधार के परिचायक थे। सुधार के परिचायक थे। उपरोक्त विचारधारा ने वैज्ञानिक अन्वेषण, उपरोक्त विचारधारा ने वैज्ञानिक अन्वेषण, उपरोक्त विचारधारा ने वैज्ञानिक अन्वेषण तथा प्रयोग की दिशा में नई प्रगति, उपरोक्त विचारधारा ने वैज्ञानिक अन्वेषण तथा प्रयोग की दिशा में नई प्रगति को गति प्रदान कर दी। नई प्रगति को गति प्रदान कर दी। प्रबोधन के चिंतन से पहले खगोलकी में टॉलेमी का सिद्धांत मान्य था। प्रबोधन के चिंतन से पहले खगोलकी में टॉलेमी का सिद्धांत मान्य था। क्या था? टॉलेमी ने क्या कहा था? पृथ्वी स्थिर है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। और आपको और बताएं, ये महापुरुष लोग यहाँ तक बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड इतना सही है, बस सूर्य और उसके ग्रह, बस इतना ही ब्रह्मांड है। अब क्या हो रहा था? ये विचारों का अब खंडन होना शुरू हुआ। जितने भी विचार थे, अभी मैं बहुत सारे थिंकर्स, विचारक अब यहाँ पे जितनी आविष्कार हुए, गैलीलियो ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया, अब पूरी क्रमबद्धता से आप लिखते जाइए। लिखिए, टॉलेमी का विचार मान्य था। नेक्स्ट, टॉलेमी ने एक पुस्तक है इसकी जिसका नाम है अल्माजेस्ट। टॉलेमी ने अपनी पुस्तक अल्माजेस्ट में वर्णन किया है कि टॉलेमी ने अपनी पुस्तक अल्माजेस्ट में वर्णन किया है कि पृथ्वी सभी खगोलीय पिंडों का केंद्र में स्थित है। पृथ्वी सभी खगोलीय पिंडों के केंद्र में स्थित है। टॉलेमी ने अपने अल्माजेस्ट में वर्णन किया है कि
पृथ्वी सभी खगोलीय पिंडों के केंद्र में स्थित है तथा आकाशीय पिंड वृत्तीय कक्षाओं में उसकी परिक्रमा करते हैं वृत्तीय कक्षाओं में उसकी परिक्रमा करते हैं। प्रबोधन के प्रभाव से कोपरनिकस ने, सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। प्रबोधन के प्रभाव से कोपरनिकस ने टॉलेमी के सिद्धांतों को पलट दिया। प्रबोधन के प्रभाव से कोपरनिकस ने टॉलेमी के सिद्धांत को पलट दिया। उसने गणितीय आकलन के आधार पर साबित कर दिया कि संपूर्ण सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, ना कि पृथ्वी। इस प्रकार कोपरनिकस ने मध्ययुगीन दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन की शुरुआत की। आगे इटली के वैज्ञानिक जियोदार्नो ब्रूनो ने सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड अगणित तारों का समुच्चय है। यानी बहुत सारे तारे हैं ब्रह्मांड में। पहले था कि केवल एक ही तारा है, सूर्य और पृथ्वी, बस इतना ही ब्रह्मांड है। लेकिन आगे चल के ये परिकल्पना आ गई कि पूरा ब्रह्मांड बहुत ही विस्तृत है, कोई सीमा नहीं, असीम है। हम तो सिर्फ इसके एकमात्र अंश हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। अचानक से केंद्र बिंदु चेंज हो जाना, अचानक से आमूलचूल परिवर्तन। ये प्रबोधन के विचारकों में साहस आया। पहले तो कोई साहस ही नहीं कर पा रहा था। साहस किसने करना शुरू किया? धर्म सुधार आंदोलन, बहुत बड़ा योगदान। धर्म सुधार आंदोलन ने लोगों को नास्तिक बना दिया। नास्तिक का मतलब जो चर्च के चंगुल में फंसे हुए लोग थे, अब वो सोचना शुरू कर दिए। यहाँ से थिंकिंग पावर आना शुरू हुई। नहीं तो पहले तो चर्च सबको, कोई भी चर्च के खिलाफ जाता था, चर्च से जो चीज़ें अप्रूव्ड हो चुकी होती थी उनके खिलाफ जाने का मतलब चर्च की अवहेलना, और चर्च की अवहेलना का मतलब सीधा सीधा मृत्युदंड। उस भय की समाप्ति की धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण ने भी यही काम किया। ठीक है, प्रबोधन ने उन सब चीज़ों को गति प्रदान कर दी, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण दे दिया हर एक चीज़ को। ठीक है, तो पृष्ठभूमि यहाँ से बनी। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में। ब्रूनो की उपरोक्त विचारधारा की गूंज कुछ ज़्यादा ही सुनाई दी। ब्रूनो की, यही पर्सन जिसने ये बात कही, ब्रूनो की विचारधारा की गूंज
कुछ ज़्यादा ही सुनाई दी। तत्कालीन चर्च व्यवस्था उसके खिलाफ हो गई। तत्कालीन चर्च की व्यवस्था उसके खिलाफ हो गई, क्योंकि चर्च ने अप्रूव कर दिया था सिर्फ सूर्य और पृथ्वी दो ही हैं, लेकिन ब्रूनो ने कहा दो नहीं है, बहुत सारे पिंड हैं। तो क्या हुआ, पूरी चर्च व्यवस्था उसके खिलाफ हो गई और चर्च में खड़ा करके उसे जिंदा जलाए जाने का यही हुआ। गैलीलियो के साथ क्या हुआ, उसको बोला विष का प्याला पिला दो इसे, मृत्युदंड की सजा दे दी गई ब्रूनो को भी। ठीक है, चर्च व्यवस्था इसके खिलाफ हो गई तथा उसे पादरियों की अदालत ने जिंदा जलाए जाने की सजा दे दी। पादरियों की अदालत ने जिंदा से जलाए जाने की सजा दे दी। आगे ब्रूनो की अवधारणा, तो ये निपट गए भाई साहब। आगे ब्रूनो की अवधारणा की पुष्टि जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने की। आगे ब्रूनो की अवधारणा की पुष्टि जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने की। नेक्स्ट, कोपरनिकस ने खगोलकी के क्षेत्र में जिस क्रांति की शुरुआत की थी उसको गैलीलियो ने आगे बढ़ाया। कोपरनिकस ने गैलीलियो के खगोलकी के क्षेत्र में जिस क्रांति की शुरुआत की उसको गैलीलियो ने आगे बढ़ाया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे दूर की वस्तु भी पास दिखाई देती थी। तो क्या बोला, देख लो भाई, सीधा सीधा दिखाई दिया कि इधर आओ, पहले देखो फिर बताओ कि कौन केंद्र बिंदु में है, कौन ब्रह्मांड कितना बड़ा है कितना छोटा है ना। दूरबीन की आविष्कार किया जिससे दूर की वस्तु पास दिखाई देती थी। गैलीलियो ने दूरबीन के माध्यम से कोपरनिकस तथा केपलर के सिद्धांतों की पुष्टि की। गैलीलियो ने दूरबीन के माध्यम से कोपरनिकस तथा केपलर के सिद्धांतों की पुष्टि की। दूरबीन से दूर की वस्तु पास देखते हैं, और लास्ट की लाइन में बस यही है कि उसने इन दोनों सिद्धांतों की पुष्टि कर दी, और क्या है। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी गैलीलियो ने, सिडरियस, ठीक है, सिडरियस ननरियस। इस बुक में 2000 साल के पूरे विज्ञान को चुनौती दे डाली, तभी इसको चर्च ने बुलाया, तुम भी इधर आओ। उसको बोला तुम इसे पी लो, तुम भी निपटो, उसको भी मार दिया गया। समझो कितना कठिन काम होगा, जिसमें मृत्युदंड मिल जाए जिस बात को दे बोलने पे, तो ये भी मृत्युदंड का शिकार हुआ था। ठीक है, और इसने ये भी बोला था कि ब्रह्मांड की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की है, और ये बात सत्य साबित कहाँ से हो गई। अभी देखो, महामशीन = mc², बस सब कुछ यही है, या तो कोई चीज़ पदार्थ है या तो कोई ऊर्जा है। यह चीज़ आइंस्टीन ने बाद में बोला, फिर उसको महामशीन ने बोला बिल्कुल सही बात है, या तो कोई चीज़ पदार्थ है या तो ऊर्जा। मैंने चीज़ पढ़ाया भी था आप लोगों को, है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि महामशीन जो है कि कहाँ पे अवस्थित है, स्विट्ज़रलैंड के सर्न में एक बहुत बड़ी 25 किलोमीटर की दायरे पर एक मशीन बनाई गई है, जिस मशीन में फोटॉनों को टकराया गया और टकराने के परिणाम स्वरूप एक पार्टिकल मिला,
न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक ही आप जानते हैं। एक पार्टिकल मिला जिस पार्टिकल के द्वारा ही, जैसे कि मैं हूँ, मेरे अंदर द्रव्यमान है, ये चीज़ है, इसके अंदर द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान सिर्फ एक ही चीज़ के कारण है। यदि वो चीज़ नहीं होती तो इसमें ना तो द्रव्यमान होता, और द्रव्यमान नहीं होता तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सारा कुछ पदार्थ है। तो यहाँ पे द्रव्यमान देने के लिए एक पदार्थ है, जिस पदार्थ का नाम है हिग्स। और इस हिग्स के द्वारा, इस पदार्थ के द्वारा, इस कण के द्वारा पूरे जितना भी पूरा जो तत्व है जिससे बना है उसको एक फील्ड प्रदान करता है, जिसका नाम है हिग्स फील्ड। यदि ये हिग्स फील्ड खत्म हो जाए तो किसी भी चीज़ का द्रव्यमान खत्म हो जाएगा। द्रव्यमान हिग्स फील्ड के द्वारा ही मिलता है। इसी का नाम हिग्स बोसॉन कण है। यही है, इसी को क्या बोला गया? गॉड पार्टिकल। यही है ईश्वरीय कण। इसी कण के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये जो है मैंने ज्योग्राफी में बताने का प्रयास उस दौरान किया था। चलो आगे और कंटिन्यू रखते हैं, इसको लिखते हैं। प्रबोधन के प्रभाव से मानव शरीर के संदर्भ में भी प्रचलित धारणा को चुनौती दी गई। प्रबोधन के प्रभाव से मानव शरीर के संदर्भ में प्रचलित धारणा को भी चुनौती दी गई। प्रबोधन के प्रभाव से मानव शरीर के संदर्भ में प्रचलित धारणा को भी चुनौती दी गई। यहाँ मानव के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को यही मानव ईश्वर की देन है, यही हम मानते थे। अब आज के टाइम में सिर्फ एक चीज़ बची है, क्या? वही दिल धड़कना भर अभी नहीं समझ पाए हैं, बाकी सब पता चल चुका। अब तो टेस्ट ट्यूब बेबी, अब तो सब मानव क्या, मानव की देन। पहले बोला ईश्वर, भगवान ने दिया बच्चा तो दिया, नहीं दिया तो ईश्वर की। अभी भी गांव देहातों में मानते हैं लोग, लेकिन ईश्वर की देन कुछ नहीं है, मानव की देन है। ठीक है। तो प्रबोधन के काल में मानव शरीर में संदर्भ में प्रचलित धारणा को चुनौती दी। यहाँ मानव के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को चुनौती दी गई। यहाँ मानव के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को चुनौती दी गई। अब शरीर विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान तथा रोग शास्त्र में प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर अध्ययन होने लगा। रोग शास्त्र में प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर अध्ययन होने लगा। जैसे अभी एक मूवी आई है, क्या नाम है? केदारनाथ। उस मूवी में दिखाया गया है कि दो प्रेमी युगल प्यार करते हैं और प्यार असफल हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। बताइए, मतलब कुछ भी, यदि उसे हम भूगोल के तर्ज पे और यदि हम विज्ञान के तर्क पे देखें तो पूरी मूवी काल्पनिक है। और चूंकि इंडिया में मूवी ऐसे ही बनती हैं तो उसको किसी तरीके से साथ दिया गया। हॉलीवुड यही बनाता तो कुछ और बेहतर चीज़ बनाता। तो कहीं ना कहीं पे क्या है कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ के पीछे तर्क नहीं। मान लो कहीं पे बहुत बड़ा पूरा गांव का गांव ख़त्म हो जाए, कुछ लोग यही कह दें कि यहाँ पे ईश्वर, जैसे कि ये धारा देवी, पता नहीं क्या क्या उस समय तर्क थे। उत्तराखंड में धारा देवी के मंदिर को विस्थापित कर दिया गया, जिसके कारण से नदियों में ये क्या क्या बोला गया उस दौरान। लेकिन उसको तर्क की कसौटी पीछे एक झील थी, झील में जल स्तर बढ़ गया, कम समय में बादल फट गया, है ना, ज़्यादा बारिश हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब तबाही हुई। उसको हम तर्क की कसौटी में तो उन्हें तो कुछ और चीज़ है, तर्क की कसौटी में ना खोजें, कुछ भी बोलिए, है ना। तो सब चीज़ें क्या है ना, यहाँ पे अब पोल खुलनी चालू हो गई। जब पोल खुलनी चालू हो गई तो वहीं से ही क्या हुआ, अब ये बहुत यहाँ पे अब क्या हुआ है, बहुत बड़े साहस का काम है प्रबोधन का युग। ये साहस इस बात का है कि आप एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो पहले से अपनी जड़ें जमाए हुए है, ठीक है। और अब ये क्या है, जब वैज्ञानिकवाद आ जाता है ना सीधा, अब जैसे कि हमने बताया, हमारे दिमाग में कल्पना क्या है, हमारे दिमाग में है कि मरेंगे, मरने के बाद नसीब करेंगे जन्नत,
है ना, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग की अवधारणा है ना सबके अंदर है कि इस मरने के बाद, क्योंकि अभी वो तो घूम आए लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल और पूरा वहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन तक बनाए बैठे, वहाँ कोई स्वर्ग नहीं दिखा अभी। अब हो सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर कोई दुनिया हो, वहाँ तक भी जा चुके, दुनिया भर के सैटेलाइट जा चुके, सब कुछ जा चुके, इस कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया ये, है ना। जो इंद्रदेव, भूलोक, परलोक, पता नहीं क्या क्या था, 7 लोक हैं, 7 लोकों में खूब घूम आई, सारी सैटेलाइटें घूम रही हैं, कहीं अभी तक कोई ऐसी फ़ोटो नहीं मिली है। हाँ, ये हो सकता है कि वो भी शायद सब इनविजिबल हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इस बात को कहना बड़ा कठिन काम है। क्यों? एक धर्म की आस्था इस पे। अब समझो प्रबोधन के विचारकों को कितनी बड़ी बात रही होगी। अभी आप पूरी व्यवस्था को नकार दो, धार्मिक व्यवस्था को, ये काम किया इन्होंने और प्रूव भी किया, सिद्ध भी किया, ठीक है। तो जब विज्ञान आके खड़ा हो जाता है, अब किसी से भी कह दो कि चलो स्वर्ग है, ऊपर आप कह रहे हो है, तो ऐसा करते हैं कि बैठते हैं, अभी चंद्रमा वो गगनयान आ रहा है ना, मानव मिशन भेजने की यात्रा है, तो एक संत सन्यासी को बेटा चलो चलते हैं, घूम के आते हैं, देख के नहीं वापस मिला तो ऊपर से आके बोलना पड़ेगा नीचे कि कुछ नहीं है ऊपर, देख आया मैं। लेकिन ये बड़ा कठिन काम है, कौन इसको साहस ले, कौन दुस्साहस ले? ये प्रबोधन के चिंतकों ने लिया और उसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु भी हुई। बहुत लोग करते ही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों के घर में आप बीमार हो जाओ तो आपकी माँ दवा गोली चाहे जितना खिला दिया जाए, लेकिन वो एक बार नज़र ज़रूर उतारती है। वो यही कहती है कि तुम्हें क्या पता, चल बैठ, काली नज़र। अब पता नहीं किस चीज़ की, ना तो हम बहुत सुंदर हैं, है ना, कि भाई कोई नज़र लगाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनके दिमाग में फीलिंग यही है ना कि एक दूसरी सोच, दूसरी विचारधारा, निगेटिव और पॉजिटिव। और इसको लेके ज्योतिष भी बोलता है बहुत सारे लोग। अब जैसे कि बहुत कभी हम परेशान हो बहुत ज़्यादा, आप किसी से मिल लीजिए ज्योतिषी से, वो कहेगा कि शनि की 7.5 लगी हुई है। अब ये क्या, वो एक निगेटिव विचारधारा आपके दिमाग में डाल दिया कि शनि लग गया, शनि आपको परेशान किए हुए है। अब उस चक्कर में आप सुबह जाइए, शनिवार के दिन तेल चढ़ा रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं, सब धर्म ही तो है, आस्था ही तो है। जिसने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया उसको समाज ने नकार दिया। तो बड़ा कठिन काम ये प्रबोधन के चिंतकों ने किया, समझिए। अभी वर्तमान की व्यवस्था को आप नकार दीजिए तो कितना कठिन काम होगा। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है सब नकारना, ये काम इन्होंने किया, इसीलिए इसको प्रबोधन, जागृति का काल। लोग जाग गए, लोगों ने इन व्यवस्थाओं को नकारना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट आगे। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट बायल, अच्छा आप लोगों ने पढ़े होंगे चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, ये गैसों से संबंधित नियम है, गैसों के दाब आयतन से जुड़ा हुआ नियम है ना। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट बायल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति ने विचारधारा के स्तर पर यूरोप को बदल डाला। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति ने विचारधारा के स्तर पर यूरोप को बदल डाला। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति ने विचारधारा के स्तर पर यूरोप को बदल डाला। राजनीतिक क्षेत्र में चर्च की अत्यधिक महत्ता की, राजनीतिक क्षेत्र में चर्च की अत्यधिक महत्ता की भी कड़ी आलोचना होने लगी। राजनीतिक क्षेत्र में चर्च की अत्यधिक महत्ता की भी कड़ी आलोचना होने लगी। चर्च की अत्यधिक, इन विद्वानों के क्रम में मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। जो आज अमेरिका में हम देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ही है। भारत में क्या है, भारत में कौन से सिद्धांत से राजनीति चलती है? हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है? शक्ति पृथक्करण है, शक्तियों का विभाजन दिखाई देता है, हाँ
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक हैं? शक्ति पृथक्करण है। अच्छा, कैसे है? न्यायाधीशों को चुनना है तो कौन चुनेगी? कार्यपालिका चुनेगी। न्यायाधीशों को हटाना है तो विधायिका हटाएगी। कहाँ हो गई पृथक? चुनना ही तो मेन है, वहाँ पे तो हस्तक्षेप कर लिया उन्होंने। हटाने में फिर विधायिका पकड़ के बैठी हुई है कि हटाएंगे हम। यदि कार्यपालिका बनानी है तो विधायिका से बनेगी। मंत्री कहाँ के होते हैं? विधायिका के संसद होते हैं, मंत्री बन जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो संसद करेगी, विधानसभा करेंगी। तो कहाँ है स्वतंत्र? भारत में तो शक्ति पृथक्करण नहीं है। किसने कहा? कौन सी किताब है भाई? अमेरिका में हमें शक्ति पृथक्करण का, वहाँ पे अमेरिका का राष्ट्रपति विधायिका के द्वारा नहीं चुना जाता, कार्यपालिका के द्वारा नहीं चुना जाता। विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी के द्वारा नहीं चुना जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वतंत्र चुनाव होता है। वहाँ पे विधायिका के लिए स्वतंत्र चुनाव होते हैं। सीनेट, हर राज्यों से 2 प्रतिनिधि आते हैं सीनेट में। वहाँ शक्ति पृथक्करण, वहाँ की न्यायपालिका एब्सोल्यूट राइट है। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। भारत में है उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत। एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं और एक दूसरे से नियंत्रित हैं, कंट्रोल्ड हैं। हमारे यहाँ कोई निरंकुश नहीं बन सकता। अमेरिका में राष्ट्रपति की पावर है ना ज़्यादा, भारत के राष्ट्रपति की क्या पावर? ठीक है। वहाँ की न्यायपालिका बहुत पावरफुल है, भारत की न्यायपालिका कुछ है तो नहीं भी है। क्यों? महाभियोग की प्रक्रिया किसी और को लगानी है, सेलेक्ट किसी और को करना है। तो हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। प्रधानमंत्री लगता है आपको, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो 2 दिन में वो भी गिच्ची पिच्ची खाने लग जाए। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, तो लोकसभा ने उनको नियंत्रित कर रखा है। समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के पॉलिटिक्स क्यों? विचारधारा है। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो मैं क्या लिखवा रहा था? इन विद्वानों के क्रम में मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, वोल्टेयर, वोल्टेयर, दिदरो, दादरी नहीं, दिदरो आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो, सभी यहाँ ऐसा नहीं कि सभी चिंतक, कुछ चिंतकों ने प्रबोधन का वो भी किया, विरोध भी किया। जैसे कि एक चिंतक था जिसका नाम था, इटली का चिंतक था, इसका नाम था बीको ने प्रबोधन के विचारों को विरोध कर दिया। बोले ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है, पूरी व्यवस्था को इधर उधर करने की बात करे, कौन है ये लोग? तो कुछ ऐसे भी चिंतक पैदा हुए जिन्होंने पूरी व्यवस्था को क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है, तो लिखिए, प्रबोधन के चिंतन पर विचार करते समय 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। 3 लिख लीजिए, 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तीसरी बात भी लिखी ले, 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, 18वीं सदी के सभी चिंतक, नंबर 1, 18वीं सदी के सभी चिंतक समान रूप से प्रबुद्ध नहीं थे। 18वीं सदी के सभी चिंतक समान रूप से प्रबुद्ध नहीं थे। जैसे रूसो कहता है कि वो कहता संशोधन के साथ प्रबोधन होना चाहिए। प्रबोधन व्यवस्था को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो संशोधन चाहता है। ठीक है, तो नंबर 1 पहला है कि सभी चिंतक समान रूप से प्रबुद्ध नहीं। उदाहरण के लिए इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक
जीवी बीको, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक जीवी बीको प्रबोधन के प्रबल विरोधी थे। जीवी बीको प्रबोधन के प्रबल विरोधी थे। तो रूसो जैसे दार्शनिक कतिपय संशोधनों के पश्चात ही प्रबोधन को स्वीकार करते हैं। कतिपय संशोधनों के पश्चात ही प्रबोधन को स्वीकार करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि प्रबोधन के चिंतक देश काल की परिस्थितियों के हिसाब से भिन्न भिन्न परिस्थिति रखते हैं। देश काल की परिस्थितियों के हिसाब से भिन्न भिन्न परिस्थिति रखते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि प्रबोधन के चिंतक ईश्वर को नकार चुके थे। तीसरी सबसे बड़ी बात कि प्रबोधन के चिंतक ईश्वर के अस्तित्व को नकार चुके थे। ईश्वर के अस्तित्व को नकार चुके थे। अब सभी चिंतक नकार चुके थे कि कुछ ही नकारे? कुछ ही नकारे। सभी नास्तिक थोड़ा ना होते किसी भी समाज में। मैं ईश्वर को नहीं मानता है, जरूरी थोड़ा ना कि आप ईश्वर को ना माने। तो कुछ चिंतकों ने नकारा भी, कुछ ने नहीं भी नकारा। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। हम ऐसा कभी नहीं मान सकते कि सभी चिंतकों ने ईश्वर को नकार दिया। ठीक है, इसी को आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसी तीसरे लाइन पे ही आप कंटिन्यू रखिएगा। लिखिए, इसकी तुलना में सत्य यह है कि कम ही चिंतक ऐसे थे जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। कम ही चिंतक ऐसे थे जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। कई चिंतक थे जो देववाद में विश्वास रखते थे। कई चिंतक ऐसे थे जो देववाद में विश्वास रखते थे। अच्छा, कोई बताए देववाद क्या है? नास्तिक या आस्तिक, ईश्वर पे आस्था रखना देववाद है। क्या है देववाद, बताइए। वो बहुदेववाद हो गया। देववाद क्या है? आस्तिक होना। देववाद का मतलब है कि सृष्टि का निर्माता देवता है, ईश्वर है। ईश्वर ही ने ही सृष्टि को, इसको देववादी कहते हैं। इसको लिख लीजिए। देववाद के बारे में दो बातें। देववाद ऐसी विचारधारा होती है जिसमें ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना जाता है।
सृष्टि का निर्माता माना जाता है। अब ये देववादी तो थे, ये जो थिंकर थे, देखो कितने होशियार थिंकर हैं। देववादी थे, लेकिन इन्होंने एक बात अपने थिंकिंग प्रोसेस या जो भी इन्होंने बुक्स लिखी उनमें ये जोड़ दिया कि हम ये तो मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, ठीक है, लेकिन जब ईश्वर ने एक बार सृष्टि बना दी तो इस सृष्टि में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। अब आगे का काम मानव को सौंप दिया कि अब तुम करो जो करना है। इन्होंने आगे यहाँ से आके बच के निकल लिए, तो इससे ना तो चर्च विरोधी हुए और ना तो चर्च का डर भी था। तो इन्होंने एक अगला मध्यम मार्ग अपनाया, ईश्वर को ना तो नकारा और ना तो स्वीकारा। बोला कि अब जो हो रहा है, अब इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, अब इसके लिए मानव जिम्मेदार है, ठीक है। तो इनकी विचारधारा कुछ ऐसी थी। ये भी थिंकर थे, ये भी ईश्वर को ही जिम्मेदार हर चीज़ के लिए नहीं मानते थे। तो इसके लिए भी कंटिन्यूअस इसमें ही लिख लीजिए, लिखिए। परंतु इन विचारकों ने यह भी माना कि सृष्टि के निर्माण के पश्चात ईश्वर ने संसार में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। परंतु यह भी माना कि सृष्टि के निर्माण के पश्चात ईश्वर ने संसार में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। अतः सृष्टि का संचालन स्वतः चलित नियमों से होता है। अतः सृष्टि का संचालन स्वतः चलित नियमों से होता है। तो देखो, जब अमिताभ बच्चन, जो कभी ईश्वर के दर पे गया नहीं और मजबूरी में उसे भी जाना पड़ा, हमें क्या है, हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इस समाज में अब तो साहित्य भर गया, साहित्यों में ईश्वर को महिमा वर्णित कर दिया गया। जब मनुष्य संकट में आता है, ईश्वर के द्वार पे जाता है और जाते ही उसको ईश्वर प्रकट होते हैं और शक्तियाँ देते हैं। आप बॉलीवुड की कितनी मूवियाँ हैं, है ना, जिसमें जब हीरो बिल्कुल संकट में आएगा, बिल्कुल मर पिट जाएगा, हो सकता मर भी जाए, ऊपर से उसके ऊपर खूब मिट्टी उट्टी डाल दी जाए, फिर ईश्वर का रोल आता है। कोई त्रिशूल ऊपर से आएगा, फिर पूरी मिट्टी हटेगी और फिर वो पैदा होगा। तो वो जो भ्रम है, उसने क्या किया, अभी के समाज की बात कर रहा हूँ। ये वो समाज तो बहुत बड़े स्तर का समाज था, जब धर्म ने पूरी तरीके से ढक रखा था इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे तर्क काम करेगा क्या? यहाँ पे तर्क काम नहीं करता। जो चीज़ अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं होती, उसमें क्या तर्क करोगे? अभी मैं आप ही लोगों से बोलूँगा कि ईश्वर आप लोग जानते हैं, मानते हैं, सब ईश्वर, हम सब आस्तिक हैं, मैं भी आस्तिक हूँ। लेकिन मुझे कोई कह दे कि क्या मैंने ईश्वर को देखा है, तो मैं बिल्कुल नकार दूंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं देखा। अब आप कहोगे देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है ना? तो वो अब उस पर क्या तर्क करें? और ये भी कह सकते हो आप कि आप नास्तिक हो, आपको तो कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके अंदर योग्यता ही नहीं है ईश्वर को देखने, क्योंकि आप नास्तिक हो एक नंबर के। आप ईश्वर की सत्ता को ही नकारते हो, तो आपको क्यों दिखाई देगा? इतना टाइम थोड़ा ना उसके बाद। तो हम पूछते हैं कि आप तो एक नंबर के आस्तिक हो, आपको दिखा क्या? तो आप कहोगे कि नहीं, है ना? तो कहीं ना कहीं विवेकानंद क्या थे? विवेकानंद जब इन क्वेश्चंस से बार बार परेशान हो रहे थे, तो वो गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास, और वो हमेशा एक ही क्वेश्चन करते थे सभी से कि क्या आपने, जब कोई संत, पता है आपको, शायद विवेकानंद का इतिहास जानते हो आप लोग, जब वो कोई भगवा पहना हुआ व्यक्ति देख लेते थे तो बड़ा प्रसन्न होते थे, और कहते हैं कि घर का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा घर का खाद्य सामग्री वो ऐसे ही दान कर देते थे। उनकी माँ परेशान थी उनसे, अपने बेटे से, कि जैसे ही कोई भगवा देते पकड़ लाते थे, बोलते थे बाबा जी कहीं नहीं भी वो मिलेगी, चलो मेरे यहाँ। तो अपने यहाँ से भर देते थे। किस लिए? एक क्वेश्चन के जवाब के लिए। एक क्वेश्चन उनका यही था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई उनका उत्तर देता नहीं था। अंत में दक्षिणेश्वर में उनको रामकृष्ण परमहंस मिले। ऐसे कहते, विवेकानंद बहुत अच्छे सिंगर थे,
शायद आपको ना पता हो, बहुत अच्छा गायन करते थे, गाते थे। तो एक बार परमहंस जी आए और विवेकानंद गा रहे थे उस प्रोग्राम में। लॉयर भी थे, आपको पता होगा, वकील थे पेशे से। तो जब गा रहे थे उनको देखा उन्होंने, परमहंस को भी था ना कि अब मुझे कोई एक उत्तराधिकारी चाहिए जिसके अंदर योग्यता हो। तो परमहंस ने देखा ये बच्चा इतना मधुर गा रहा है, और होता है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। तो उनको लगा कि योग्यता है और उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की। विवेकानंद का अगला क्वेश्चन वही सीधा कि आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बार विवेकानंद परेशान हो गए। कारण क्या था? फादर का देहांत हो चुका था, घर में बहनें थीं, विवाह करना था, पैसे नहीं थे, रोजगार था नहीं। देखो रोजगार आज ही नहीं है, उस टाइम में भी नहीं था, उस समय में बेरोजगारी थी। तो रोजगार नहीं था, परेशान हार के थे, बेलूर मठ गए, सोचे कि कुछ नहीं, वहीं पे मिलेगा कुछ ना कुछ। जब पहुँचे तो गए किसके लिए थे? रोजगार के लिए, कि मुझे कोई रोजगार दे दे। और जब वहाँ पहुँचे, परमहंस ने कहते हैं उनके सर में हाथ रखा, और जो चीज़ वो मांगने आए थे वो चीज़ वो मांग ही नहीं पाए। जिस चीज़ की बार बार वो डिमांड पहले का, अब देखो जब एक बार आप फंस जाते हो ना इस संसारिक बंधनों से, फिर आपको ईश्वर कुछ नहीं दिखाई देता। फिर आपको लगता है कि मेरी सर्विस हो जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए, बाद में देखा जाएगा ईश्वर। यही है और क्या। ईश्वर के नाम से तो उनको भेजा गया, ऐसा कुछ था, कहानी पूरा कंप्लीट है। मैं अब सुनाने बैठ जाऊंगा तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। विवेकानंद को आपने पढ़ा भी होगा, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़िए कभी। विवेकानंद की एक बुक है, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को गिफ्ट करूंगा, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बेस्ट बुक। पतली सी बुक है, व्यक्तित्व का विकास। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा, मुझे बुक शॉप में मिलेंगी तो मैं लाऊंगा सबके लिए एक एक बुक, ठीक है? तो उस बुक को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको आपके अंदर का जो आपके अंदर दबा हुआ है ना मनुष्य, यदि उसको सही समझ पाए तो आप निखार ले जाओगे 1 मिनट में। आपको समझ में आएगा कि हु आर यू, आप कौन हो वास्तव में, आप क्या हो। अभी आप दीनहीन याचना कर रहे हो अपने आप से, अरे मुझे ये मिल जाए, अबे मुझे ये मिल जाए, अरे मुझे ये मिल जाए। आप उस कंडीशंस में हो, मांग रहे हो किसी से। वो व्यक्ति, ये पाप है, सब पाप कर रहे हो आप अपने साथ, सब पापी हो, क्योंकि अपने चलो मैं कहीं और अगला अलग जोन में चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे प्रबोधन का जो टाइम पीरियड है, प्रबोधन के टाइम पीरियड में क्या हुआ? देववादी भी थे, बहुदेववादी भी थे, और एक चीज़ और समझिए, ये लोग चर्च से भी जुड़े थे। कुछ विचारक तो चर्च से भी सीधा सीधा जुड़ाव रखते थे, लेकिन ये कहते थे कि हम चर्च से जरूर जुड़े, लेकिन चर्च के कर्मकांडों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये था कि चर्च से बचना भी तो था। तो चर्च के पक्षधर होकर के भी बहुत सारे विचारकों ने काम किया प्रबोधन के, ठीक है? इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है, यहाँ पर थे ना? हाँ, अच्छा हाँ। अतः सृष्टि का संचालन स्वतः चालित नियमों से होता है। अधिकांश चिंतक यद्यपि चर्च के कर्मकांडों में आस्था नहीं रखते थे, परंतु चर्च से जुड़े रहे। इस प्रकार प्रबोधन काल के चिंतकों ने भावी दुनिया के लिए अनेक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए। इस प्रकार प्रबोधन काल के चिंतकों ने भावी दुनिया के लिए अनेक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए। प्रबोधन काल के चिंतक क्रमिक परिवर्तन में आस्था रखते थे। प्रबोधन काल के चिंतक क्रमिक परिवर्तन में आस्था रखते थे। प्रबोधन काल के चिंतक क्रमिक परिवर्तन में आस्था रखते थे। क्रमिक परिवर्तन समझ रहे हैं ना? धीरे धीरे होने वाला बदलाव, क्रमिक परिवर्तन पर आस्था रखते थे। उनके क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत की वजह से
उनके क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत की वजह से विश्व में अनेक सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके। विश्व में अनेक सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके। विश्व में अनेक सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके। अमेरिकी क्रांति तो एक ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण है अमेरिकी क्रांति तो एक ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें प्रबोधन के चिंतन ने प्रत्यक्ष उत्प्रेरक का कार्य किया है। अमेरिकी क्रांति तो एक ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें प्रबोधन के चिंतन ने प्रत्यक्ष उत्प्रेरक का कार्य किया है। वस्तुतः प्रबोधन के चिंतन ने विश्व में भावी सुधारों का रास्ता दिखाने में बड़ी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रबोधन युग के विचारों का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रबोधन युग के विचारों का प्रभाव। नंबर 1, पहला प्रभाव, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस। ब्रिटेन में क्या हो गया? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसका रिजल्टेंट क्या निकला? शासक ने, राजा ने अपने सारे अधिकार किसको सौंप दिए? संसद को सौंप दिए, और संसद जो है वहाँ पर सर्व सत्ता प्रमुख बनकर के बैठ गई। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का जन्म हो गया। तो वहाँ पे क्या है? इंग्लैंड में क्या है? राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। क्या है इंग्लैंड में? राजा भी है और लोकतंत्र भी है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। गणतंत्रात्मक लोकतंत्र मतलब चाहते तो हम भी राजा बना के रखते अपने यहाँ। पहले भी राजा महाराजा थे, अंग्रेजों से आने से पहले हम भी यहाँ पे मुगल सम्राट की तरह एक सम्राट बना के रखते, और भारत में ऐसे ही संसद रहती है, ऐसे प्रधानमंत्री रहते। लेकिन हमने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया। हमने क्या अपना लिया? एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख जो एक निश्चित अवधि के लिए रहे। हमने अपने सिस्टम में एक ऐसा राजा चुना जो एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाए, जिसका नाम राष्ट्रपति रखा गया संविधान में। तो ऐसी व्यवस्था जहां का राष्ट्र प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में गणतंत्र है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं, वहाँ राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ का राजा, वहाँ का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होता है, ना कि जनता द्वारा निर्वाचित। समझ रहे हैं? भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, 2 प्रकार के मैंने बताए, 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं किसी भी देश में। पहले होती है राष्ट्र का प्रमुख, दूसरा होता है सरकार का प्रमुख। राष्ट्र की प्रमुख हमारे देश में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा है, क्राउन है ना। हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, वहाँ पर भी सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? सरकार का प्रमुख कौन है? ये दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन, श्रीलंका में राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, और दोनों की पावर जो है, जैसे भारत में क्या है? भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ पे राष्ट्रपति नेग्लेक्टेड है, प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है, संसद ज़्यादा पावरफुल है। संप्रभु हमारे देश में संविधान है, ब्रिटेन में संसद है।
ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है। जब किसी भी देश का संविधान लिखित होता है, पूर्ण परिभाषित होता है, उस देश का संविधान सर्वोपरि होता है। उस देश का संविधान अनुमति देता है संसद को, जैसे भारत का संविधान संसद को अनुमति देता है कि तुम मुझे संशोधित कर सकते हो एक निश्चित दायरे में रह के। मेरा संरक्षक सुप्रीम कोर्ट बैठा है, नहीं तो न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, अनुच्छेद 13, है ना। ब्रिटेन में क्या है, वहां पे संविधान बन रहा है। आज कोई कानून पारित हुआ, संविधान का हिस्सा बन गया, यानी संविधान कैसा है, अलिखित, अभी भी लिखा नहीं गया, दिन प्रतिदिन लिखा जा रहा है। जो भी कॉन्टेस्ट, कोई भी कानून बना वो संविधान का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। कैसी, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्धअध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अर्धअध्यक्षात्मक आपकी यहाँ पर है, श्रीलंका है और भी है, कुछ कंट्रीज हैं। जापान में कैसा है, जापान में राजा है आज भी, है ना, वहाँ भी राजा है, प्रधानमंत्री है, तो वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। चाइना में कैसा है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, संसद है वहाँ पे। उनके संविधान में लिखा निरंकुश लोकतंत्र, हमारे यहाँ पे गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, चलो ये सब पॉलिटी की विषय वस्तु है, यहाँ पे ना एंटर करें विश्व इतिहास। तो ये क्या हुआ, अचानक प्रबोधन के चिंतकों ने क्या कर दिया, प्रबोधन के चिंतकों ने शासन व्यवस्था ही पलट दी पूरी। जहाँ पर ब्रिटेन में क्या था, राजतंत्र था, अब संसद आ गई राजा की जगह पे। जो परिस्थिति, जो स्थिति, जो पावर राजा के पास होती थी, संसद के पास आ गई। फ्रांस में क्रांति का प्रादुर्भाव हो गया, लुई 15वां का शासन का पतन हो गया। क्यों, बास्तील का किला गिराया गया और 1779 में फ्रांस की क्रांति हो गई, शासन पद्धति पलट गई, निरंकुश राजतंत्र से बदल गया, कुलीन तंत्र में शासन आ गया। हाँ, लुई 16वां, लुई 15वां से चालू होता है वहाँ पर पूरी कहानी। लुई 16वां क्रांति के समय था, लुई 15वां से जार प्रथा ये रसिया का है, 15वां से ही वहाँ पर, हाँ, पूर्ववंश था। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट रूसो, लुई 15वें के टाइम का साल के समय था। ठीक है, अभी रूसो को मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा अभी। नेक्स्ट आगे, हाँ, दूसरा लिखे मानव अधिकार, मानव स्वतंत्रता, मानव अधिकार, मानव स्वतंत्रता और मानव प्रगति के मार्ग में, मानव अधिकार, मानव स्वतंत्रता और मानव प्रगति के मार्ग को प्रबोधन के चिंतकों ने प्रशस्त किया। मानव प्रगति के मार्ग को मानव अधिकार, मानव स्वतंत्रता और मानव प्रगति के मार्ग को प्रबोधन के चिंतकों ने प्रशस्त किया। नेक्स्ट, आधुनिक युग के विकास में योगदान दिया। आधुनिकता क्या है, आधुनिकता विचार ही तो है और कुछ नहीं। मध्यकालीन रूढ़वादी विचारों को छोड़कर नवीन विचारों का, प्रगतिवादी विचारों का जन्म ही आधुनिकता है। आधुनिक युग के विकास में योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबोधन के चिंतकों ने आधुनिक युग के विकास को में योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इन विचारों का उस काल में निर्मित संविधानों पर प्रभाव पड़ा। इन विचारों का उस काल में निर्मित संविधानों पर प्रभाव पड़ा। इन विचारों का उस काल में निर्मित संविधानों पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, इन विचारों का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति पर प्रभाव पड़ा। इन विचारों ने राष्ट्र स्वतंत्रता को लेकर क्रांति ला दी। इन विचारों ने राष्ट्र स्वतंत्रता को लेकर क्रांति ला दी, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में क्रांति,
फ्रांसीसी क्रांति, लैटिन अमेरिका देशों में स्वतंत्रता आंदोलन। लैटिनी अमेरिका किसे बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। लैटिन अमेरिका देशों में स्वतंत्रता आंदोलन। वाणिज्यवाद का पतन। अब वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद मैं आपको बताऊंगा। देखो उस दौरान क्या होता था, आज की तरह तो था नहीं। आज क्या है, एक हमने मुद्रा व्यवस्था विकसित कर ली है। उस दौरान धातु बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब धातु बहुमूल्य वही होगी जो कम मिलेगी, है ना। पहले आपको शायद पता ना हो, एक समय क्या हुआ, पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई और चांदी ज़्यादा मूल्यवान बन गई सोने की अपेक्षा। एक समय था। तो वाणिज्यवाद अभी मैं पढ़ाऊंगा। वाणिज्यवाद क्या है, क्योंकि अमेरिका की क्रांति क्या है, वाणिज्यवाद के खिलाफ ही एक प्रतिक्रिया थी। वाणिज्यवाद क्या था? वाणिज्यवाद को यदि मैं और आसान भाषा में बताऊं तो बुलियनवाद। बुलियनवाद 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 क्या है? बुलियनवाद क्या है? बुलियन का मतलब होता है सोना और चांदी। हर देश उस समय ये चाहता था कि अपने देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोना और चांदी को एकत्र कर ले, इकट्ठा कर ले। व्यापार जो हुआ करता था पहले धातुओं से होता था, सोना और चांदी से। तो हर देश ये चाहता था कि दूसरे देश का पूरा सोना उसके देश उठ के आ जाए। ठीक है। ब्रिटेन ये चाहता था कि अमेरिका में जो व्यापार जाए, व्यापार के उपलक्ष्य में वहाँ से सोना, सब देश अपने अंदर सोना चांदी इकट्ठा करना चाहते थे। ये एक होड़ थी। इसी को वाणिज्यवाद कहते हैं, बुलियनवाद कहते हैं। बुलियन से इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा बुलियन इकट्ठा करने के लिए जो नीतियाँ बनाना, वो बुलियन को इकट्ठा करने में ही प्रेरित हुई। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतियाँ होनी शुरू हुई। ये भी क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी, स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिटेन की जो भी नीतियां हैं उसको यहाँ पर हम लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर। अभी मैं पढ़ाऊँगा आगे, अब नेक्स्ट वही सब आएगा। नेक्स्ट आगे लिखिए, लैटिन अमेरिका देश में स्वतंत्रता आंदोलन, वाणिज्यवाद का पतन, वाणिज्यवाद का पतन आदि प्रबोधन युग के प्रभावशाली चिंतकों का ही परिणाम है। आदि प्रबोधन युग के प्रभावशाली चिंतकों के विचारों का ही परिणाम है। प्रभावशाली चिंतकों के विचारों का ही परिणाम है। प्रभावशाली चिंतकों के विचारों का ही परिणाम है। क्या हुआ? कहाँ जाना है? तो ये हो गया आज का लगभग कंप्लीट। आज यहीं तक रखते हैं। कल का मतलब पवेड वालों के लिए कल